हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे साइड इफेक्ट के बारे में। फंडामेंटल का टॉपिक है साइड इफेक्ट। दवाइयों के प्रभाव क्या होते हैं, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दवाइयों के अतिरिक्त प्रभाव, हिंदी में इसे कहते हैं दवाइयों के अतिरिक्त प्रभाव। इसको हिंदी में बोलते हैं दवाइयों के अतिरिक्त प्रभाव। तो दवाइयों के अतिरिक्त प्रभाव के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या होते हैं दवाइयों के अतिरिक्त प्रभाव। एडिशनल इफेक्ट और साइड इफेक्ट, इसको एक और वर्ड बोलते हैं हम एडिशनल इफेक्ट के नाम से और जानते हैं। इसका दूसरा नाम है एडिशनल इफेक्ट, एडिशनल इफेक्ट के नाम पे और जानते हैं। और साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन आर दोज इफेक्ट विच आर डिफरेंट फ्रॉम द डिजायर इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन। तो ये डिजायर इफेक्ट से डिफरेंट फॉर्म है जो इस दवा का वांछित प्रभाव से अलग होते हैं, डिजायर इफेक्ट से अलग होते हैं। इसको वांछित प्रभाव भी बोलते हैं। डिजायर इफेक्ट यानी वांछित प्रभाव, ठीक है। डिजायर इफेक्ट यानी वांछित प्रभाव। तो while preparing of each medicines it is ascertained how it will be produce therapeutic effect or desired effect after reaching the body। तो जब ड्रग्स प्रिपेयर की जाती है, जब ड्रग्स तैयार करते समय यह पता लगाया जाता है, जो मेडिसिन है, मेडिसिन यानी ड्रग्स, इसको तैयार करते समय पता लगाया जाता है, तैयार करते समय पता लगाया जाता है कि इसका जो है थेरापेटिक इफेक्ट क्या होगा। थेरापेटिक इफेक्ट का मतलब होता है उपचार वाला प्रभाव, उपचारात्मक प्रभाव, यानी जिसका रिजल्ट क्या मिलेगा, उपचारात्मक प्रभाव। थेरेपेटिक इफेक्ट का मतलब हो गया उपचारात्मक प्रभाव। और डिजायर इफेक्ट रीचिंग, डिजायर इफेक्ट आफ्टर रीचिंग द बॉडी। तो उसका वांछित प्रभाव क्या उत्पन्न करेगी, डिजायर इफेक्ट उसका क्या होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट डिजायर इफेक्ट, इफ that medicine is perform other unwanted action in the body is or produce harmful effect, then such as unwanted harmful effect are those are side effect of the medicines। तो इस वांछित प्रभाव से हटकर, इस जो डिजायर इफेक्ट से हटकर, इफ मेडिसिन परफॉर्म अदर अनवांटेड एक्शन, यदि यह दवा शरीर के अन्य अवांछित क्रियाएं करती है, अनवांटेड एक्शन करती है या हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करती है, हार्मफुल इफेक्ट उत्पन्न करती है। इसका मतलब हो गया हानिकारक प्रभाव, हार्मफुल इफेक्ट उत्पन्न करती है। सच एज अनवांटेड और हार्मफुल इफेक्ट आर साइड इफेक्ट। और इस प्रकार के हानिकारक प्रभाव को ही क्या कहते हैं, साइड इफेक्ट कहते हैं। इस प्रकार के हानिकारक जो प्रभाव होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, साइड इफेक्ट कहते हैं। इस प्रकार के हानिकारक प्रभाव को ही साइड इफेक्ट कहते हैं। एक मिनट, इस प्रकार के हानिकारक प्रभाव को ही साइड इफेक्ट कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद में है एनाफाइलेटिक रिएक्शंस। एनाफाइलेटिक रिएक्शन, एनाफाइलेटिक रिएक्शन, एनाफाइलेटिक प्रतिक्रिया। एनाफाइलेटिक रिएक्शन इज ए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जो एनाफाइलेटिक रिएक्शन होती है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, एक प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। जो एनाफाइलेटिक रिएक्शन है वो एक प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ठीक है। विच अकर विथ इन ए फ्यू सेकेंड or minute of a particular medicine or any foreign object enter the body। तो जो किसी दवा विशेष या किसी वस्तु के शरीर के अंदर जाने से कुछ सेकंड मिनट में उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें क्या है, फ्यू सेकंड या कुछ मिनट लगती है जो ये रिएक्शन क्या होती है, कोई भी पर्टिकुलरली फॉरेन ऑब्जेक्ट इंटर करने पे उत्पन्न हो जाती है। मतलब कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट बॉडी में जब इंटर करता है तो कुछ ही मिनट में और कुछ ही सेकंड में और कुछ ही मिनट के अंदर अंदर ये रिएक्शन क्या करते हैं, उत्पन्न हो जाती है और क्या कहलाती है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन कहलाती है। तो ये प्रक्रिया होती है। उसके बाद में दिस रिएक्शन कैन बी कॉज, दिस रिएक्शन can be cause some kind of medicines, example पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की रिएक्शन बहुत ज्यादा होती है। तो कुछ ड्रग्स है जिनकी रिएक्शन होती है, उसमें है पेनिसिलिन। और सम अदर थिंग्स, एग्जाम्पल लेटेक्स। किसी को लेटेक्स की एलर्जी होती है तो उसे एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो सकती है। When bitten the insect, अगर किसी को इंसेक्ट खाता है जैसे मधुमक्खी वगैरह तो उससे भी रिएक्शन हो सकती है। बीज या वेब्स यानी तितली, मधुमक्खी और वो जो वाइट कलर का होता है मधुमक्खी वगैरह, तो उनके काटने से, बिच्छू के काटने से हो सकते हैं। मे बी अट्रैक्टेड टूवर्ड टू पर्टिकुलरली फूड्स, और किसी को फूड की वजह से भी हो सकती है। जो विशेष प्रकार के भोजन आदि होते हैं उनसे भी हो सकती है। जो विशेष प्रकार के भोजन होते हैं, पर्टिकुलरली फूड्स, जो विशेष प्रकार के फूड्स होते हैं उनसे भी हो सकती है। दिस इज कॉल्ड एनाफाइलेटिक रिएक्शन। और उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपके एनाफाइलेटिक रिएक्शन, उसे एनाफाइलेटिक रिएक्शन कहते हैं। तो एनाफाइलेटिक रिएक्शन कॉज सम काइंड ऑफ मेडिसिन्स, पेनिसिलिन, अदर थिंग्स लाइक लेटेक्स। तो एनाफाइलेटिक रिएक्शन किसकी वजह से हो सकती है, जो इंजेक्शन आते हैं, अर्ली एंटीबायोटिक आते हैं, पेनिसिलिन, एमोक्सिलिन, तो उनकी वजह से हो सकती है, या लेटेक्स की वजह से हो सकती है, या कोई इंसेक्ट बाइट कर दे, जैसे बीज वगैरह होती है, मधुमक्खी वगैरह होती है, बिच्छू होता है, या फिर जो वाइट बर्ड्स यानी जो टांटिया बोलते हैं हिंदी में, वो हो सकते हैं। उनके काटने से फिर क्या रिएक्शन हो सकती है। एनाफाइलेटिक रिएक्शन कैन बी कॉज मेनी सिम्टम रेंजिंग फ्रॉम द बॉडी, रेसेस, डायरिया। तो एनाफाइलेटिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कैन बी कॉज मेनी सिम्टम, बहुत सारे लक्षण आ सकते हैं, सिम्टम आ सकते हैं। तो उसके अंदर आता है रनिंग फ्रॉम बॉडी, रेसेस, डायरिया, बॉडी पे रेसेस हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है। मोर कॉमन स्किन पे क्या होता है देखते हैं, एंड मोर। तो उसके अंदर है स्किन, ऑन स्किन पर। स्किन पे क्या हो सकता है, तो स्किन पे अगर कोई रिएक्शन होती है तो यूटिकेरिया, यूटिकेरिया क्या है, खुजली टाइप का होता है तो यूटिकेरिया हो सकता है। प्यूराइटिस हो सकता है, खुजली उत्पन्न होना, प्यूराइटिस। एडिमा, सूजन, एडिमा का मतलब हो गया सूजन आना। और
सेंस ऑफ वार्मथ। इसके अंदर क्या होता है, जो स्किन है वो गर्म महसूस होती है, गर्म लगती है, स्किन क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो ये सेंस ऑफ वार्मथ, गर्म लगता, गर्म होना, स्किन का गर्म होना, त्वचा का गर्म होना, ठीक है। उसके बाद में है रेस्पिरेटरी साइंस। ये तो हो गए आपके स्किन वाले साइंस, और अब है रेस्पिरेटरी। अगर रेस्पिरेटरी साइन कहते हैं कोई भी रिएक्शन होती है तो रेस्पिरेटरी में नेजल कॉन्जेक्शन देखने को मिलता है। नेजल कॉन्जेक्शन का मतलब हो गया नाक का रुक जाना। उसके बाद में कफिंग देखने को मिल सकता है, कफिंग का मतलब हो गया खांसी आना, ठीक है, खांसी आना। और डिप्सनिया देखने को मिल सकता है, देखने को मिल सकता है डिप्सनिया। डिप्सनिया की स्पेलिंग डिप्सनिया, ये गलत है। डिप्सनिया हो सकता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिप्सनिया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और सीने राइनाइटिस, राइनाइटिस देखने को मिल सकता है, तो राइनाइटिस देखने को मिल सकता है, डिप्सनिया देखने को मिलता है। स्नीजिंग, छींके आना, छींकना। ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंकियोल्स जो होते हैं उसमें स्पाज्म देखने को मिल सकते हैं। चेस्ट साइनेस, सीने में क्या होगा, सीना का भारीपन हो जाना, सीने का क्या भारीपन हो जाना। चेस्ट साइनेस यानी भारीपन लगना, भारीपन, सीने में भारीपन। ब्रोंकोस का स्पाज्म हो जाना, छींकना, स्नीजिंग मतलब छींकना। वीजिंग साउंड, वीजिंग साउंड यानी सांस लेते टाइम सीटी की सी आवाज आना, खराटे की आवाज आना, वो इसके आता है विसिंग साउंड, विसिंग साउंड। ये रेस्पिरेटरी के अंदर इस टाइप के कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में ऑन हार्ट वेसल्स कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम के अंदर क्या देखने को मिलता है, इरेगुलर हार्ट बीट रिदम, तो डिसरिदमिया देखने को मिलता है, डिसरिदमिया देखने को मिल सकता है। इसका मतलब होता है इरेगुलरिटी ऑफ द हार्ट रिदम, हार्ट रिदम में क्या हो जाएगा, इरेगुलरिटी देखने को मिलेगी। उसके बाद में है सेकंड आपका लो ब्लड प्रेशर, बीपी क्या हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, बीपी कम देखने को मिलेगा, 110 से 70 से कम हो जाएगा, तो ये हाइपोटेंशन, इसको एक वर्ड में हाइपोटेंशन बोलते हैं। बीपी का कम होना हाइपोटेंशन कहलाता है, इसमें बीपी आपको कम देखने को मिलेगी। उसके बाद में कोमा, पेशेंट कोमा में जा सकता है, साइनोसिस हो सकता है, हाथ पैर नीले पड़ सकते हैं, ठीक है, उसका कोमा में जा सकता है, हाथ पैर क्या हो सकते हैं, नीले हो सकते हैं, साइनोसिस का मतलब। उसके बाद में वीक पल्स, वीक पल्स का मतलब हो गया कमजोर नाड़ी, ठीक है, कमजोर पल्स, कमजोर पल्स देखने को मिल सकती है, कमजोर पल्स। कार्डियक फेलियर, हार्ट फेल हो सकता है, ठीक है, हार्ट फेल, कार्डियक फेलियर, हार्ट फेल। डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, ठीक है, मृत्यु हो सकती है। उसके बाद में है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो नोजिया, नोजिया, मितली उत्पन्न होना, मितली, नोजिया का मतलब पेन इन द स्टोमक, एब्डोमेन पेन यानी पेट दर्द, पेट दर्द, एब्डोमेन पेन। वोमिटिंग यानी उल्टी, सबको पता होगा उल्टी। डायरिया मतलब दस्त, ये सब सिम्टम देखने को मिलेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के अंदर आपकी। अब है नर्सिंग केयर इज फॉलोइंग, नर्सिंग केयर क्या करनी चाहिए, ये कुछ सिम्टम है तो द नर्स शुड बी अवेयर ऑफ द सिम्टम एंड रिस्क ऑफ एनाफिलेक्टिक रिएक्शन। तो नर्स को हमेशा अवेयर होना चाहिए, सिम्टम के बारे में पता होना चाहिए कि ये ड्रग्स के साइड इफेक्ट वगैरह होते हैं, तो ये अवेयर होना चाहिए। और रिस्क और एनाफिलेक्टिक रिएक्शन की रिस्क का पता लगाना चाहिए, ठीक है, खतरे का बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो बिफोर गिविंग मेडिसिन टू द पेशेंट,
कभी भी पेशेंट को मेडिसिन देने से पहले हमें उस किसी भी दवा या भोज्य पदार्थ या कोई भी इलेक्शन, कोई भी एलर्जी होती है तो उसका पूछ लेना चाहिए, ठीक है। बिफोर गिविंग द मेडिसिन द पेशेंट इट शुड बी नो द वेदर इज एलर्जिक और एनी मेडिसिन। तो कोई भी एलर्जी तो नहीं है मेडिसिन की, पूछ लेना चाहिए पेशेंट को कि आपको इस एलर्जी, किसी ड्रग्स की एलर्जी वगैरह है, किसी फूड से एलर्जी वगैरह है, तो इसके बारे में हमेशा जानकारी ले लेनी चाहिए कभी भी ड्रग्स देने से पहले, ठीक है। फूड देखो, मेडिसिन दवा, फूड भोजन, और एनी अदर थिंग्स कोई भी और चीज से एलर्जी हैज बी हैड टू इट बिफोर, तो ये हमेशा पूछ लेना चाहिए। बिफोर गिविंग एनी टाइप ऑफ सीरम और एंटीजेनिक एजेंट टू बी पेशेंट, कभी भी बिफोर गिविंग एनी सीरम यानी किसी भी प्रकार के सीरम और एंटी एनेजिक मरीज को देने से पहले उसे यह पहले लिया है या नहीं लिया है, पूछ लेना चाहिए कि आस्क हर टू टेकन बिफोर और नॉट वेदर ही इज एलर्जिक और इट। कभी भी सीरम और एंटीजेनिक एजेंट देने से पहले पेशेंट को पूछ ले कि ये इंजेक्शन आपने पहले लिया है तो आपको रिएक्शन हुई थी या नहीं हुई थी, तो इसके बारे में पूछ लेना चाहिए कभी भी पेशेंट को, ठीक है। तो उससे क्या कंफर्म हो जाएगा, अगर उसे रिएक्शन होता है तो वो नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद में हे फीवर, अस्थमा, अनलेस अननेसेसरी और ऑन मेडिकल एडवाइस, ठीक है। तो जब आवश्यकता ना हो तो डॉक्टर की सलाह, ये है फीवर, अस्थमा और अन्य एलर्जी बीमारियों में दवा ना ले, केवल डॉक्टर की सलाह ले। कोई भी अगर अस्थमा वगैरह अनलेस हो गया तो उसे दवा डॉक्टर की एडवाइस से दवा ले। डू नॉट गिव मेडिसिन इफ अस्थमा एंड अदर एलर्जिक डिजीज, गिव ओनली द एडवाइस टू द डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर की एडवाइस पे ही आपको मेडिसिन लेनी है, अपने आप अनलेस नहीं लेनी है, अपने आप नहीं लेनी है क्योंकि उसके साइड इफेक्ट होते हैं। बिफोर गिविंग द फुल डोज द सीरम और मेडिसिन दैट कैन बी कॉज द एनाफिलेक्टिक रिएक्शन। ऐसे सीरम दवाइयाँ जो एनाफिलेक्टिक रिएक्शन उत्पन्न कर सकते हैं, उनकी पूरी डोज देने से पहले उनका परीक्षण करना चाहिए, ठीक है। उनके क्या करना चाहिए, टेस्ट डोज करना चाहिए। कभी भी कोई भी एंटीबायोटिक वगैरह अगर दे रहे हो और पेशेंट को पता नहीं है कि उससे एलर्जी है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको टेस्ट डोज लगानी पड़ती है। टेस्ट डोज कहाँ लगाते हैं, टेस्ट डोज आपके हाथ में लगाते हैं, ठीक है। कहाँ लगाते हैं, हाथ में लगाते हैं, फोर आर्म पे लगाते हैं, इंट्राडर्मल लगाते हैं, आईडी लगाते हैं, इंट्राडर्मल, ठीक है, इंट्राडर्मल लगाते हैं और उसके ऊपर इंजेक्शन लगा के गोला बना देते हैं। वहाँ पे देखते हैं कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं हुई है, तो उससे पता चल जाता है। That test will quality should be given to the patient so that the can be determine the whether the patient is anaphylactic, ठीक है। तो उससे क्या है, पेशेंट का पता चल जाएगा कि उसे एनाफिलेक्टिक वगैरह है। A reaction may be not occur then example before giving the dose of penicillin, अगर कोई भी रिएक्शन नहीं होती है तो डोज ऑफ पेनिसिलिन टेस्ट बी क्वालिटी इज इंजेक्ट तो इंट्राडर्मली on the patient lower arm so that the patient is develop एनाफिलेक्टिक रिएक्शन, so the patient is not। तो कभी भी पेनिसिलिन देने से पहले जो लोअर आर्म्स रहते हैं, जो हाथ का लोअर आर्म्स है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंजेक्शन वगैरह लगा देंगे। कौन सा, इंट्राडर्मल इंजेक्शन, ठीक है। कौन सा, इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगा के यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाएंगे और पता करेंगे कि उसे कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं है, उसे पता चल जाएगा। If the patient has goes to OPD, if it come in, keep it there under your observation for at least 30 minutes, so that is can be seen whether the anaphylactic reaction is occurring on the patient or not। अगर पेशेंट किस में आता है, ओपीडी में आता है, ठीक है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आता है, ओपीडी में आता है दिखाने के लिए, तो वहाँ पे अगर आप इंजेक्शन वगैरह देते हो तो उसे कम से कम ऑब्जर्वेशन के लिए कितनी मिनट तक, 30 मिनट तक रख लेना चाहिए। जिससे क्या, अगर कोई उसे एनाफिलेक्टिक रिएक्शन वगैरह होती है
तो वहाँ पे उसे ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। अगर तुरंत इंजेक्शन लगा के तुरंत भेज दिया और रास्ते में कहीं कोई रिएक्शन हो गई, अनहोनी हो गई, तो उसके बाद में क्या हो गया, पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसलिए उसे इंजेक्शन वगैरह देने से पहले, देने के बाद में कम से कम 30 मिनट या 1 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद में आप उसे घर भेज सकते हैं। अब डिफरेंट सीरियस साइड इफेक्ट ऑन द बॉडी ड्यू टू ड्रग्स। डिफरेंट सीरियस साइड इफेक्ट, सीरियस साइड इफेक्ट क्या है, डिफरेंट दवा के कारण उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के गंभीर साइड इफेक्ट, ठीक है। तो पहला है इसके अंदर, पहला कौन सा है, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल है। तो साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट है पहला, मनोवैज्ञानिक, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, ठीक है। मनोवैज्ञानिक there is many drugs, those side effect can be cause a psychological problem। तो बहुत सारी ऐसी ड्रग्स आती है जो पेशेंट को क्या कर देती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कर देती है, मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम कर देती है, यानी वो पागल जैसी हरकतें करने लग जाता है, या फिर डिप्रेशन में चला जाता है, या फिर उसे नाइट ड्रीम्स आने लग जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल डिजीज लग जाती है। तो ड्रग्स की वजह से हो सकता है, नींद ज़्यादा आना, आलसी हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना, तो ऐसी बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, सच एज लॉस ऑफ मेमोरी। देखो इसके अंदर क्या क्या रिएक्शन हो सकती है, तो मेमोरी लॉस हो सकती है, कभी कभी तो मेमोरी लॉस हो सकती है। उसके बाद में एग्रेसिव बिहेवियर, कभी कभी बहुत चिड़चिड़ करने लग जाता है, एग्रेसिव बिहेवियर, गुस्सा करने लग जाएगा, तो ऐसा बिहेवियर भी हो सकता है, ठीक है। तो लॉस ऑफ मेमोरी का मतलब है याददाश्त में कमी आना, और आक्रामक व्यवहार, इसका मतलब हो गया आक्रामक व्यवहार, उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा, आक्रामक हो जाएगा। बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकती है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है पेशेंट, पेशेंट क्या है, डिप्रेशन में जा सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकती है। डिप्रेशन को हिंदी में अवसाद कहते हैं, अवसाद, ठीक है। डिप्रेशन एंड इवन सुसाइडल थिंकिंग में भी अराइज, और सुसाइडल थिंकिंग आ सकती है, सुसाइड करने की थिंकिंग भी पेशेंट के अंदर आ सकती है। तो ये साइड इफेक्ट होते हैं ड्रग्स के, ठीक है। ड्रग्स के क्या है, मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी करती है, जिससे क्या पेशेंट में कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लमें हो सकती है, जैसे कि मेमोरी का लॉस हो जाना, उसके एग्रेसिव का बिहेवियर एग्रेसिव हो जाना, या फिर डल हो जाना, या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाना, या फिर पेशेंट के अंदर डिप्रेशन देखने को मिलना। डिप्रेशन के कारण क्या होगा, पेशेंट के अंदर सुसाइडल थिंकिंग आएगी, मरने के लिए, आत्महत्या करने की थिंकिंग आएगी, और वो कर भी सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में दूसरी है एडिक्शन, दूसरा क्या है, एडिक्शन। एडिक्शन हो सकता है, ड्रग्स का क्या हो सकता है, एडिक्शन, एडिक्टेड हो सकता है। कुछ दवाएं होती हैं जिनको वो बार बार में लेता है, तो उसे उस चीज़ की एडिक्शन हो जाती है। जैसे कोई सिगरेट पीता है तो उसे सिगरेट की एडिक्शन लग जाती है, दारू की एडिक्शन हो जाता है, वैसे ही वो उस ड्रग्स का भी एडिक्शन हो गया, उसे उस ड्रग्स के कारण, ज़्यादा यूज करने के कारण वो एडिक्टेड हो गया। दिस इज आल्सो ए साइड इफेक्ट, ये भी एक साइड इफेक्ट है, ठीक है। ये भी क्या है, एक साइड इफेक्ट है ड्रग्स का। दिस इज आल्सो ए साइड इफेक्ट टू द यूज ऑफ मेडिसिन विच वेरी सीरियस प्रॉब्लम, इसमें वेरी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। इन दिस when the medicine is given to the patient he gradually become the habitual, और ये habitual हो जाता है धीरे धीरे। क्या है, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है
कि वो जैसे मेडिसिन लेता है फिर उसे हैबिट हो जाती है कि वो मेडिसिन मुझे लेनी है, हैबिचुअल हो जाता है। द मेडिसिन एंड इंक्रीज द यूज दैट मेडिसिन बिकॉज ही स्टार्ट गेटिंग मोर प्लेजर, और वो धीरे धीरे उसे मजा आने लग जाता है वो ड्रग्स लेने के कारण, तो वो धीरे धीरे डोज भी बढ़ाने लग जाता है। जैसे ट्रामाडोल वगैरह हो गया, मॉर्फिन हो गया, तो उसके कारण वो उसकी डोज भी बढ़ाने लग जाएगा। बिकॉज ही स्टार्ट टू गेटिंग मोर प्लेजर टू टेकिंग मेडिसिन, the patient is unable to stop the medicines even though they know that it the harmful for him। उसे पता है कि ये मेरे लिए बहुत हार्मफुल है, फिर भी वो उस ड्रग्स को छोड़ता नहीं है, उसे कंटिन्यू लेता है, उसे मजा आने लग जाता है। द पेशेंट इज अनेबल टू स्टॉप, नहीं करेगा स्टॉप, व्हेन ही थ्रो टू नो टू हार्मफुल फॉर हिम, उसे पता है कि ये मेरे लिए नुकसान है, फिर भी उसे बंद नहीं करेगा। बाय टेकिंग सम नारकोटिक्स ड्रग्स, जैसे नारकोटिक ड्रग्स होती है, जैसे वो पेशेंट लेता है तो वो धीरे धीरे उसका आदी हो जाता है, फिर वो उसे बंद नहीं करता है। ठीक है, द पेशेंट इज डिपेंड्स ऑन द ड्रग्स, इंक्रीज द पेशेंट्स बिकम एडिक्टेड टू द ड्रग्स, और धीरे धीरे एडिक्टेड हो जाएगा। एग्रेसिव बिहेवियर एंड मूड स्विंग, इसके अंदर नेक्स्ट है आपका एग्रेसिव बिहेवियर एंड मूड स्विंग। पेशेंट का क्या हो जाता है, बिहेवियर कैसा हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, और उसका कभी कभी मूड स्विंग भी देखने को मिल सकता है। तो कुछ ये साइड इफेक्ट भी है। द यूज ऑफ सम मेडिसिन कैन बी एग्रेसिव बिहेवियर, उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, गुस्सा आने लग जाएगा। एग्रेसिव बिहेवियर मूड स्विंग, तो उसका मूड स्विंग भी होगा, कभी वो गुस्सा करेगा, कभी वो नॉर्मल हो जाएगा। तो द पेशेंट हैज बी साइड इफेक्ट, द एग्रेसिव बिहेवियर एंड मूड चेंजेस कैन मे अकर ग्रेजुअली एंड सडनली, कभी कभी आ सकता है और सडनली भी आ सकता है, अचानक से हो सकता है। इन द पेशेंट ड्यू टू द यूज ऑफ मेडिसिन, और वो मेडिसिन के कारण होता है। पर्सन मूड कीप चेंजिंग और चेंजिंग अनप्रिडिक्टली थ्रू आउट द डे, और वो क्या होगा, पेशेंट का जो मूड है वो चेंज होगा डे के अंदर, अनप्रिडिक्टली थ्रू आउट द डे, वो अचानक से चेंज हो जाएगा। दिन भर व्यक्ति का मूड असंभावित रूप से बदलता रहता है। ठीक है, परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, समटाइम ए पर्सन इज वेरी हैप्पी, कभी कभी वो बहुत खुश रहेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश है, हैप्पी है, एंड नेक्स्ट मोमेंट ही बिकम ए सैड एंड एंग्री, और कभी कभी वो गुस्सा हो जाए। तो इसके अंदर जैसे मूड चेंज होता है तो कभी कभी गुस्सा करने लग जाता है ऐसे, और फिर कभी कभी हंसने लग जाएगा, फिर कभी कभी सैड हो जाएगा, रोने लग जाएगा कभी कभी। तो ये अचानक से उसका मूड स्विंग चेंज होता है, मूड चेंज होने लग जाएगा। तो ये कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद में है नेक्स्ट आपका ब्रीथ डिफेक्ट। ब्रीथ डिफेक्ट का मतलब हो गया जन्म के टाइम में कुछ डिफेक्ट आना। ठीक है, हृदय ब्रीथ डिफेक्ट का मतलब हो गया जन्मजात विकृति। ठीक है, जन्म जात विकृति, जन्मजात विकृति। These are some medicines due to which children are born with congenital abnormality। इसके कारण क्या होता है, कभी कभी बच्चे का जो जन्म होता है वो पहले से उसमें कुछ ना कुछ बीमारी होती है। जैसे मदर कोई ड्रग्स लेती है तो उसको बच्चे के ऊपर साइड इफेक्ट हो जाता है, वो जन्मजात उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती है। देयर इज सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटी, और जो जन्मजात जो प्रॉब्लम होती है, ब्रेथ डिफेक्ट होता है, वो एक तरह की क्या है, प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रक्चरल, या तो है स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है हो जाती है बच्चे के अंदर, या फिर उसके जो स्ट्रक्चर है उसके काम करने के जो फंक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है। डिसऑर्डर देयर और बॉडी, कंजेनाइटल डिसऑर्डर आर ए लीडिंग कॉज चाइल्ड मोर्टिलिटी। जो चाइल्ड मोर्टिलिटी है, चाइल्ड मृत्यु दर है, उसकी जो लीडिंग कॉज है वो कंजेनाइटल मोर्बिडिटी कंजेनाइटल डिफेक्ट है। ठीक है, बर्थ डिफेक्ट और बर्थ कैन बी अकर ड्यू टू मेमोरी रीजंस। ठीक है, बर्थ डिफेक्ट और बर्थ डिफेक्ट कैन बी अकर ड्यू टू मेनी रीजन। बहुत रीजन है इसके, बर्थ डिफेक्ट के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं।
तो इसके अंदर है पहला, जैसे सच एज क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, कभी कभी क्रोमोसोमल जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी एबनॉर्मलिटी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह हो सकती है। उसके बाद में एबनॉर्मलिटी फीटल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल फैक्टर, और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कौन से उसको इन्वायरमेंट कैसा मिलता है, उस इन्वायरमेंट के कारण भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में है नेक्स्ट आपका एंड यूज ऑफ सर्टेन मेडिसिन ड्रग्स इन प्रेगनेंसी, और कुछ ऐसी मेडिसिन का यूज करना प्रेगनेंसी के टाइम तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। मेडिसिन इन सम मेजर कंजेनाइटल डिसऑर्डर आर द फॉलोइंग, और कुछ कंजेनाइटल डिसऑर्डर है तो उसके अंदर पढ़ लेते हैं। कुछ मेजर कंजेनाइटल डिसऑर्डर है जो देखने को मिल सकती है ड्रग्स वगैरह के कारण। तो उसके अंदर पहली जो कंजेनाइटल ड्रग्स है पर्सिस्टेंट पल्मोनरी हाइपोटेंशन न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न के अंदर जो है पर्सिस्टेंट पल्मोनरी हाइपोटेंशन रहता है, पीपीएचएन बीमारी हो जाती है जब बच्चा जन्म होता है उसी टाइम से। आफ्टर कमिंग आउट द वूम द न्यूबॉर्न बेबी इज नॉट एबल टू ब्रीथ इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और बेबी का जब जन्म होता है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो ब्रीथ सांस नहीं ले पाता है, बिकॉज द बेबीज लंग्स आर नॉट फुल्ली डेवलप, क्योंकि बच्चे के जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो फुल्ली डेवलप नहीं हुए हुए होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर पीपीएचएन बीमारी है, उसके अंदर बच्चा सांस नहीं ले पाता क्योंकि उसके बच्चे के लंग्स डेवलप नहीं होते हैं अच्छी तरह से। दिस कंडीशन इज फिटल एंड कैन लीड टू द डेथ ऑफ द बेबी, और इसके कारण बच्चे की क्या डेथ हो जाती है, कुड बी द रीजन, इस रीजन के कारण बच्चे की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है हार्ट डिफेक्ट। बच्चे के अंदर हार्ट डिफेक्ट देखने को मिलता है, हृदय के अंदर विकार देखने को मिलता है। दिस इज स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर, और ये हार्ट की एक स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर है जिसमें संरचनात्मक स्ट्रक्चर जो है उसका बनावट जो है उसके अंदर प्रॉब्लम है इनसाइड द हार्ट ड्यू टू द साइनोटिक या असाइनोटिक, या तो साइनोटिक प्रॉब्लम हो सकती है या असाइनोटिक डिजीज की वजह से हो सकता है, कैन बी अकर। आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट, जैसे ये एग्जांपल है, ये वाले भी एग्जांपल है आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट। अगर किसी के एट्रियम में डिफेक्ट है तो आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट होता है। वेंट्रिकल में अगर डिफेक्ट है तो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट होता है। उसके बाद में पल्मोनरी स्टोनोसिस है, पल्मोनरी में डिफेक्ट है पल्मोनरी, तो ये कुछ है ईटीसी मतलब एक्स्ट्रा। तो ये कुछ डिजीज है जो हार्ट डिफेक्ट के अंदर देखने को मिलती है। दे आर कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, दिस डिसऑर्डर अकर ड्यू टू द मदर स्मोकिंग, और ये किस वजह से हो सकता है, माँ के सिगरेट पीने से, स्मोकिंग करने से, और हैविंग डायबिटीज और टेकिंग सर्टेन मेडिसिन, और किसी मदर को डायबिटीज है तो भी हो सकता है, और मेडिसिन जो लेती है वो मेडिसिन पे डिपेंडेंट है मदर तो भी हो सकता है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द हैव ए साइड इफेक्ट, और प्रेगनेंसी के कारण ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। लास्ट इसमें है क्लब फूड्स। क्लब फूड्स देखने को मिलता है, तो क्लब फूड्स आर द कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी, क्लेफ्ट लिप, क्लब फूड, क्लेफ्ट प्लेट्स, ये कुछ कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज हैं। चाइल्ड फूड विच भी चाइल्ड बेंड इनवर्ड या टूवर्ड्स, अब बच्चे के पैर या तो इस तरह से अंदर की तरफ होंगे या फिर ऐसे बाहर की तरफ होंगे। तो पैर है, जैसे ये पैर है तो ये पैर या तो ऐसे होंगे या फिर क्या होंगे, दोनों अंदर की तरफ या अंदर की तरफ होंगे, ऐसे होंगे पैर, या तो इस तरह से होंगे या फिर इस तरह से होंगे, बाहर की तरफ होंगे। तो ये कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी इनवर्ट आउटवर्ड की प्रॉब्लम हो जाती है। क्लब लिप की लिप कटे हुए रहते हैं और प्लेट कटी हुई रहती है, इस तरह की भी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, और है क्राइनोसाइनोस्टोसिस, ठीक है, क्राइनोसाइनोस्टोनोसिस।
दिस इज द कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी इन विच देयर द डिफॉर्मिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रेनियम। जो क्रेनियम है, ब्रेन है, उसके स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी देता है, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोसेफेलस और ये कुछ बीमारियां हैं जो इसमें देखने को मिल सकती है। तो ये क्रेनियम की बीमारी है बिफोर द ब्रेन ग्रोइंग ड्यूरिंग द फिटल स्टेज। जो ब्रेन है उसके अंदर डेवलपमेंट में या स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ऐसी कुछ बीमारियां देखने को मिल सकती है। उसके बाद में है ओम्फेलोसील। ओम्फेलोसील जन्मजात विकारी है, जो पेट के अंग जो होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जो इंटेस्टाइन वगैरह की प्रॉब्लम्स इसके अंदर देखने को मिलती है। दीज आर द कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी इन विच द एब्डोमिनल ऑर्गन, एब्डोमिनल जो पेट के ऑर्गन है, लाइक इंटेस्टाइन, लीवर etc आर सीन कमिंग आउट थ्रू द अम्बिलिकल एयर ड्यूरिंग द पेरिटोनियम। ठीक है, तो जो अम्बिलिकल है उसके द्वारा वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये कुछ डिजीज देखने को मिलती है। आफ्टर डूइंग सम रिसर्च इट हैज बीन फाउंड इन along with the having omphalocele there is deformity also occur in the body like deformity related to the heart and spinal cord related etc और स्पाइनल कॉर्ड हार्ट रिलेटेड डिजीज भी हो सकती है। अब है नेक्स्ट आपके कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स। कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स। थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।